आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। माफिया मुख्तार के अध्याय का अब पूरी तरीके से अंत हो चुका है। देर रात बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां तकरीबन 10:30 बजे की रात को एक हेल्थ बुलेटिन जारी होता है जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि कर दी जाती है। उसके बाद से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और अभी की मौजूदा अपडेट यह है कि माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और तकरीबन अब से थोड़ी ही देर में बांदा से मुख्तार अंसारी के शव को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के साथ ही निकल जाएगी। इसको लेकर एक रूट भी तय हो चुका है। उस रूट पर गाड़ियों का बड़ा एक जमावड़ा देखने को मिलेगा। चूंकि पूर्वांचल का वो कद्दावर नेता भी कह सकते हैं, माफिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ठीक ही अतीक अशरफ की तर्ज पर ही मुख्तार अंसारी ने भी पहले अपने काले कारोबार को आगे बढ़ाया, काले साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद उसी साम्राज्य को बचाने के लिए राजनीति में एंट्री होती है। ठीक माफिया मुख्तार अंसारी भी पहली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते हैं। एक वक्त वो भी आया जब समाजवादी पार्टी के अंदर ही माफिया मुख्तार अंसारी की वजह से मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव के बीच अंतरकला हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक बार फिर से वो बसपा में आते हैं, लेकिन बसपा में आने के साथ ही अगर हम बात करें तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उन्हें निष्कासित किया जाता है। फिर कौमी एकता दल के वो टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो जाता है, फिर से वो लगातार राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी 2005 से लगातार जेल में बंद हैं। कई बार कोशिश की गई उन्हें बाहर लाने की, बहुत बार ये भी मौका आया जब माफिया मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर लाने की कवायद भी की गई है। 2017 में उन्हें गाजीपुर से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। 2020 में पंजाब की रोपड़ जेल माफिया मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना बना। रोपड़ जेल में एक वो भी वक्त आया जब पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस एक दूसरे के आमने सामने आ गई, लेकिन यूपी पुलिस माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने में सफल हुई। 2021 में पंजाब से उन्हें बांदा जेल लाया गया। उसके बाद से लगातार माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। बांदा में लगातार उनकी कड़ी सुरक्षा भी की गई। सीसीटीवी से लगातार माफिया मुख्तार अंसारी जिस बैरक में बंद थे वहां की निगरानी की जाती थी और कई बार यह भी आरोप लगाए गए कि बांदा जेल के अंदर उनको मारने की साजिश रची जा रही है। जब अतीक अशरफ की मौत की पुष्टि हुई, जब खुले पूरे दुनिया ने अतीक अशरफ की मौत का वो मंजर देखा, उसके बाद माफिया मुख्तार अंसारी लगातार ये कह रहे थे कि मेरी भी हत्या की जा सकती है और लगातार आरोप लगा रहे थे कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और अब जब माफिया मुख्तार अंसारी के अध्याय का अंत हो चुका है तो भी लगातार उनके परिजन और तमाम दल ये आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले पर भी सियासत हुई है, बांदा जेल के अंदर साजिश रची गई है और इस साजिश के तहत माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। और लगातार हमारे सहयोगी पल पल पर अपडेट बनाए हैं। सीधा रुख करेंगे पूरन राय, बांदा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए पूरन, बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो चुका है। कब तक माफिया मुख्तार अंसारी का शरीर लेकर पुलिस प्रशासन निकलेगा, क्या अपडेट मिल रही है पूरन? जी पूरन। हम लोग इस समय हम लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही खड़े हैं। अभी अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस से यहाँ से 100 लेकर के और बांदा और फतेहपुर होते हुए कौशाम्बी के लिए निकल के जाएंगे। देखिए पूरन, कभी भी आपने जिक्र किया कि कभी भी मुख्तार अंसारी के शरीर को लेकर पुलिस निकल सकती है। कैसी हलचल इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर देख रहे हो और एम्बुलेंस के अंदर, जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को लेकर जाया जाएगा, उसमें कौन कौन सा सदस्य परिवार का मौजूद होगा? जी पूरन। जी, आपको बता दें कि उनके साथ में उनके बेटे उमर हैं जो अन्य गाड़ी में अपने उन्हीं परिवार के साथ में रहेंगे और उनके साथ में चलेंगे। और कड़ी सुरक्षा के बीच में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो 26 से लगभग 26 गाड़ियों को काफिला रहेगा, उनके साथ में पूरी पुलिस व्यवस्था के साथ में सुरक्षा व्यवस्था आदि की चौकस को लेकर के निकलते हुए जाएंगे। बिल्कुल कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। कभी भी मुख्तार अंसारी का शरीर पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकल सकता है और कितना इंतजार करना होगा और किस तरीके से अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि देखिए पूरन आज जुमे की नमाज भी थी जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। जी, यहाँ पर 144 धारा लागू हुई थी और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और आपको दिखा दें कि यहाँ पर सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया है। अधिकारी
किसी भी तरह से कोताही नहीं बरत रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर डटे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पूरन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी का शरीर पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकल जाए, मुख्तार अंसारी शरीर के साथ उनका छोटा बेटा भी मौजूद है, और इसके साथ ही जो अब्बास अंसारी है, लगातार उसने एक याचिका दायर की है कि किसी तरीके से उसे, लेकिन सवाल यह है कि अफशा अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है, क्या वो भी आज मौजूद होंगी? क्या वो भी आज सामने आने वाली हैं क्या? या फिर शाइस्ता परवीन की तरह वो भी अभी फिलहाल जिस तरीके से शाइस्ता परवीन बाहर नहीं आ पाई है, क्या अफशा अंसारी भी बाहर आ पाएंगी? क्योंकि अफशा अंसारी पर तकरीबन 9 केसेस दर्ज है और वो अभी फरार बताई जा रही है, उन पर इनाम भी घोषित है। और लगातार अब सवाल ये बरकरार है कि क्या अफशा अंसारी आज अपने पति के सुपुर्दे खाक की जब पूरा प्रक्रिया होती हुई नजर आएगी तो क्या उसमें अफशा अंसारी भी देखने को मिल सकती हैं? लगातार अब्बास अंसारी पैरोल पर बाहर आने की मांग भी कर रहे हैं, और इस वक्त फिलहाल बांदा में मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी मौजूद है। उमर अंसारी ने डीएम को पत्र भी लिखा है। डीएम को पत्र लिखते हुए यह मांग की गई है कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम फिर से हो, लेकिन दिल्ली एम्स में यह पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि जब से ही माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई है तब से लगातार सारे परिजन और करीबन कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यह साजिश की गई है। चाहे वो विपक्षी दलों की बात हो, सियासत दलों की बात हो, हर एक सियासी दल लगातार ये कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश रची गई है, साजिश के तहत मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। मुख्तार अंसारी भी लगातार चिट्ठी लिखकर ये शक जाहिर कर रहे थे कि जेल के अंदर साजिश रची जा रही है, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और जब कल रोजा तोड़ने के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, उल्टियां होने के बाद जब उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, तो उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे मुख्तार अंसारी का एक मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, जिसमें साफ तौर पर आधिकारिक पुष्टि की जाती है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। अब इस मामले पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? लेकिन इसी बीच लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अपना बयान दे रहे हैं। पूर्व डीसीपी एसटीएफ शैलेंद्र सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं कि समाजवादी पार्टी में लगातार जो माफिया थे उनके हौसले बुलंद होते जा रहे थे, और हर एक लगातार जो दल है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पूरी साजिश के तहत बांदा जेल में पूरी कहानी लिखी गई, और इस कहानी को लोकसभा चुनाव से पहले अंत किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस मसले पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो माफियाओं को मरवा रहे हैं। इस आरोपों में कितनी सच्चाई है और वरिष्ठ पत्रकार किस तरीके से देखते हैं इन सभी मौतों को? आज इन तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। केसी जैन, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। वही सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं केसी जैन जी से करते हुए। केसी जैन जी, ट्वीट तो आप आप एक्टिव हो, लगातार हर एक दल यही कह रहा है कि ये पूरी साजिश रची गई है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी जिस तरीके से माफियाओं की हत्या करवा रही है, उसी तर्ज पर माफिया मुख्तार अंसारी को मौत के घाट उतारा गया है साजिश के तहत, और ये साजिश बीजेपी की है। आरोपों पर जवाब। ये किस तरीके के आरोप भारतीय जनता का देश जरूर है कि माफिया तंत्र खत्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की हत्या कर दी जाए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जो आतंकवादी भी हैं उनको भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो उनकी सजा है वो सजा न्यायालय मुकर्रर करता है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मुख्तार अंसारी की बात है, मुख्तार अंसारी बड़े माफियाओं में से थे और 60 से ज्यादा उनके खिलाफ मुकदमे थे, हत्या, रंगदारी, लूट, तमाम सारे मुकदमे थे। उसके बाद में भी लंबे समय से वो जेल में थे, और वो जेल में तब से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब से जेल में। दूसरी बात यह है कि 2 बार उम्र कैद की सजा 2 मामलों में इनको हो चुकी है। 2 मामलों में उम्र कैद की सजा हो चुकी है और तमाम सारे मामलों का निपटारा अभी। ऐसे हालात में जो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल अड़गल आरोप है, और जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। जो भारत देश की न्यायिक प्रणाली है उस पर हमको भरोसा होना चाहिए।
हम कहते हैं भरोसा आप ना करिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा मत करिए, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन न्याय प्रणाली जो है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया तो वही रहती है चाहे इसकी सरकार हो। और जो जस्टिस है वो अपनी, जब उसकी एज हो जाएगी तभी वो रिटायर्ड होगा, हर एक सरकार में वो जस्टिस बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के भारत देश की न्यायिक प्रक्रिया का लोहा जहाँ विदेश में भी माना जाता है, तमाम सारे आतंकवादियों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई, कुछ को फांसी हुई, कुछ छूटे, कुछ को उम्र कैद हुई, तमाम सारे मामले क्या हुई थी भी, तमाम सारे लोग जेल में रहते उनकी डेथ हो गई, सजा होने के पहले भी कई सारे लोगों की डेथ हो गई। तो इस तरीके के आरोप फिर वहां पर भी लगेंगे कि नहीं, हत्या करवा दी गई, राजीव गांधी जी के हत्यारों की, उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी। तो देखिए इस तरीके के अलग आरोप हमेशा लगते रहे, वो अलग बात है, लेकिन भारत देश की न्यायिक व्यवस्था, साथ ही साथ बेटा सच भरोसा करना चाहिए। इनका स्वास्थ्य पहले भी कई बार खराब हो चुका है जी। और दूसरी बात यह है कि ये भी जो चीजें सामने आई कि पेट के दर्द की शिकायत करने के बाद जब उनको मेडिकल में भर्ती कराया गया, उस दौरान उनको फिर हार्ट अटैक आता है और उसी हार्ट अटैक में उनकी डेथ हो जाती है। तो पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया उससे गुजर रहे थे, उसके बाद में भी लंबे समय से, लगभग 20 साल से वो जेल में ही थे, तो ऐसे में लंबे समय से जेल में थे, उसके बाद भी इस तरीके के आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका उद्देश्य माफिया तंत्र को खत्म करना, बिल्कुल उद्देश्य है माफिया तंत्र को खत्म करना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं किसी की हत्या होकर के माफिया तंत्र खत्म होगा। न्यायिक प्रक्रिया से जब गुजरेगा तब समाज के अंदर भय व्याप्त होगा, किसी भी कोई भी माफिया, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है, वो जेल जाएगा और उसको उम्र कैद काटनी पड़ेगी, उसमें फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुनील जी लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी ने खुद इस बात का शक जाहिर किया था, उनके परिवार वाले भी अब कह रहे हैं, ये जो स्लो पॉइजन की थ्योरी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मुस्कान जी, मुख्तार अंसारी अपराधी थे, अपराध जगत के दान थे, इससे तो न मीडिया में कर सकती है, न परिवार लोग कर सकते हैं। और विपक्ष को दर्द इसलिए हो रहा है कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी कभी तूती बोलती थी जी। मैं एक घटना प्रत्यक्ष गवाह हूं, विधानसभा के अंदर अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और मुख्तार अंसारी जी कुछ कान में कह रहे थे, जब कैमरा उधर ऑन हुआ तो उन्होंने कहा कोठी पे आइए वहां बात करते हैं। वो जलवा था मुख्तार अंसारी जी का। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को दर्द होना लाजमी है। बसपा में भी उनका यही कद रहा, बसपा में भी उनकी दबंगाई और अच्छी पकड़ रही। अब देखिए जेल के अंदर नेचुरल डेथ भी हो सकती है, साजिश भी हो सकती है। मैं दोनों चीजों के लिए भी सोचता हूं कि भाई कभी इतना उनको सजा आजीवन कारावास हुआ तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और जिस तरह से उन्होंने जाहिर किया तो साजिश हो सकती है। लेकिन अभी अभी हमने खबर देखा है चैनल पर कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच का आदेश शासन ने दे दिया है। गरिमा सिंह जी जो सीजीएम बांधता है उसकी जांच करेगी जी। और जांच होनी भी चाहिए। अपराधी साथ साथ मुख्तार अंसारी भी रहे, जनप्रतिनिधि भी रहे। इस नाते से अगर कोई भी इस तरह का है मामला तो उसकी जांच निष्पक्ष जांच होगी, और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी इसकी, क्योंकि विपक्षी दल चुनाव माहौल है और फायदा उठाने के लिए बहुत लोग हमदर्दी दिखाएंगे कि मुख्तार अंसारी जी बहुत बढ़िया आदमी थे, ये थे वो थे, जिससे उन्हें सब कुछ सिंपैथी और सहानुभूति लोगों को मिल जाए। जो आप आरोप विपक्षी दलों पर लगा रहे हैं, विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव का फायदा उठाया और लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी थी ही, जेल के अंदर कुछ करवा दिया। आप मुस्कान जी ये बताइए, केजरीवाल जी को जेल भेजा गया तो क्या उससे भारतीय जनता पार्टी फायदा होगा? और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? क्योंकि मेरा मानना है कि मुस्लिम वोट, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी बात नहीं, लेकिन जो मुस्लिम में सबसे ज्यादा शेयर तो विपक्षी कर रहा है। तो फायदा मेरे विचार से अगर उठाना है तो विपक्षियों को फायदा ज्यादा होगा, भारतीय जनता पार्टी को कम होगा। अच्छा केसी जैन जी,
ठीक है सुनील जी, केसी जैन जी, आप लगातार ये कह रहे हैं ना कि माफियाओं का राज खत्म हो रहा है, माफिया खत्म हो रहे हैं, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कायम हो चुकी है। क्या अगर ऐसे आरोप आपकी सरकार पर लगेंगे, जैसा कि तमाम दल लगा रहे हैं, कोई एक दल नहीं है, बसपा भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी आप पर आरोप लगा रही है, तो क्या संदेश जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम रहे, इसके लिए जो भी विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए कोई भी कार्रवाई की जाती है। और ये जो मुख्तार अंसारी का मामला है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी की पूरी व्यवस्था ये न्यायपालिका के अंतर्गत है। ये सरकार के द्वारा जेल भेज देने के बाद में जब व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद में फिर सरकार का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं रह जाता है। सरकार का हस्तक्षेप होता है उसको पकड़ना, उसको गिरफ्तार करना, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और उसको जेल भेजना। और उसके बाद में जब गवाही हो गई, सजा हो गई, सजा उम्र कैद की सजा हो गई, तो सजा होने के बाद में फिर सरकार का क्या उसमें रोल रह गया। तो और तमाम सारे मामलों में व्यक्ति छूट भी जाता है, तमाम सारे मामलों में सजा होती है। तो दो चीजें हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो सबके अलग अलग काम है। कार्यपालिका ने अपना कार्य किया, विधायिका अपना कार्य कर रही है, न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है। तो जब न्यायिक प्रक्रिया से वो गुजर रहे हैं, दो बार उम्र कैद की सजा हो चुकी है, तो जेल से उनको बाहर तो नहीं आना था। तो ऐसे में उनके साथ अगर कोई घटना घटित हो जाए या घटित करा दी जाए, तो उसका किसी से क्या लाभ हो सकता है? अगर कोई अंदेशा होता है कि भाई छूट करके बाहर आ सकते हैं और अपना फिर से माफिया तंत्र कायम कर सकते हैं, तब भी एक बार कोई शंका जाहिर करे, प्रश्न उठाए, तब भी कहा जा सकता था कि भाई इनके प्रश्न में कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है। लेकिन जब जो व्यक्ति दो बार की उम्र कैद की सजा जेल के अंदर भोग रहा हो, उसको उसके साथ कुछ करने की किसी को क्या आवश्यकता है? किसी को भी मैं बात करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हर एक व्यक्ति को, खास करके अल्पसंख्यक समाज के नाम पर, जब भी कोई भी घटना घटी, कोई भी इनकाउंटर हुआ, तब समाजवादी पार्टी सामने आई, कहा भाई ये मुस्लिम था इसलिए इसका इनकाउंटर हो गया। इतना ही नहीं, जब विकास दुबे मारा गया तो कहा ये ब्राह्मण था इसलिए इसको मार दिया गया। अरे हर व्यक्ति की कोई ना कोई आइडेंटिटी है जी, कोई ना कोई जाति है, कोई ना कोई धर्म है। अब आप छत्री मारा जाएगा, ठाकुर को आपने मार दिया जी। अगर कोई ब्राह्मण माफिया है, 10 हत्या करे पड़ा है, तो आपने पंडित को मार दिया। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं रह जाती है, और ना तो अपराधी कोई जाति देख करके अपराध करता है। अपराधी केवल अपना तंत्र बढ़ाने का काम करता है, और अपने तंत्र को बढ़ाने के लिए उसके रास्ते में जो भी आता है, उसका सगा भी कोई आ जाता है, बिरादरी और समाज तो छोड़िए, उसका सगा भी आ जाता है, उसकी भी हत्या कर देता है। और जितने अपराधी हैं आप देखिए, ज्यादातर रंजिशन अपने परिवार, चाचा, ताऊ, भतीजा, प्रॉपर्टी के लिए कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों की सबसे पहले वो हत्या करता है। तो माफिया और अपराधी का कोई जाति, कोई धर्म नहीं रह जाता है। और इसको समाजवादी पार्टी इस तराजू से तौल रहा है कि वो ब्राह्मण था, वो क्षत्रिय था, वो यादव था, वो ठाकुर था। ये क्या मतलब है इसका? आप हर एक व्यक्ति की जाति ढूंढेंगे, फिर बताएंगे इस जाति का था। अरे उसके अपराध गिराइए ना, तो उसके खिलाफ 70 मुकदमे थे, उसके खिलाफ 60 मुकदमे थे, उसने 10 की हत्याएं की, उसके खिलाफ 2 लाख का जो है इनामी घोषित हो चुका था, जो जिस अपराधी का इनकाउंटर हुआ। ये क्यों नहीं कहती समाजवादी पार्टी? जो 2 लाख का इनामी बदमाश था इसलिए मार दिया गया, 25,000 का इनामी बदमाश था, ढूंढे नहीं मिल रहा था, ढूंढे मिला तो पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस के फायरिंग के जवाब में मारा गया। ये क्यों नहीं कहती समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की और उसकी जात ढूंढ करके बिल्कुल ठीक है। समाजवादी पार्टी को ये भी कहना चाहिए ना कि पुलिस के अभिरक्षा में अतीक अशरफ मर गए, फिर योगी सरकार दावा ठोकती है कि यूपी में कानून का राज कायम है, संजीव जीवा की कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती, फिर आप उम्मीद करते हैं विपक्षी दलों से कि वो उसमें भी आपका समर्थन करें, कानून व्यवस्था चरमरा रही है उस पर सवाल ना उठाए। देखिए मुस्कान जी, कुछ इस तरीके के जो इंसिडेंट हुए, आपको याद होगा कि फूलन देवी की भी हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी से फूलन देवी सांसद हुआ करती थी। तो देखिए, जिसका पूरा बैकग्राउंड आपराधिक रहा है, उसको जो उससे शोषित रहा है, वो कहीं ना कहीं बदला लेने का भी प्रयास करता है। समाज के अंदर बदला लेने की भावना ना पैदा हो, न्याय व्यवस्था पर उसका भरोसा हो, इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाता है।
व्यक्ति को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि न्यायालय न्याय करेगा, न्यायालय उसको सजा देगा, कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। और यही काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। जो भी माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, ना कि ये कि उसकी हत्या हो जाए। हत्या करने वाले कौन लोग हैं? आपको जियाउल हक केसी हत्याकांड जैन भी याद जी, होगा। मैं आपको कुछ आपको बताती हूँ। जियाउल अभी हक आपने बोला ना हत्याकांड भी कि याद होगा। न्यायालय का काम है, एक लेकिन सीओ की एक हत्या सेकंड केसी जैन भीड़ जी, के काश द्वारा- न्यायालय अपना काम कर रही होती तो अतीक अशरफ की खुलेआम दुनिया भर ने मौत ना देखी होती, मुन्ना बजरंगी की जेल में मौत हो गई है वो ना देखा होता, मेराज और मुकाम जिनको जेल के अंदर अंशु ने मार डाला ये भी माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग के ही लोग थे। अब आप क्या बोलेंगे? देखिए मैं वही बता रहा हूँ, आपको फूलन देवी की भी हत्या याद होगी, आपको केसी जैन सीओ जी, जो हत्याकांड हुआ सपा में जेल के होता अंदर था वो वही भी याद बीजेपी होगा। में होगा, तो सुन फिर लीजिए, अंतर क्या रह जाएगा? सुन यही लीजिए, तो मैं जानना सीओ चाहती हूँ कि अगर वो हत्याकांड भी जेल के वही अंदर करेंगे हुआ, आप वो भी भी वही याद करेंगे होगा तो फिर आपको। अंतर क्या? और आपको जियाउल हक हत्याकांड भी याद होगा, सीओ की किस प्रकार से हत्या कर दी गई थी। तो देखिए होता क्या है कि जब कोई अपराधी है, जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं, उन उदाहरण में इस उदाहरण में ये अंतर है कि सीओ की माफिया तंत्र के वजह से पीट पीट करके हत्या कर दी, और दूसरी तरफ आप जिन लोगों का नाम बता रही हैं जी, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, ये गलत हुआ। और जिन लोगों ने गलत किया वो भी जेल में है, ऐसा नहीं कि हत्या करके बच गए। अतीक की जो हत्या हुई बिल्कुल गलत था। अतीक भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा था, उसको भी कई सारे मामलों में सजा हो चुकी थी, और वो भी जेल से बाहर आने लायक बचा नहीं था। इतना बड़ा उसका माफिया तंत्र था, इतने सारे उसके ऊपर आरोप थे। जिस प्रकार से उसने पाल की हत्या की थी और उसके गुर्गों ने उसके बाद लगातार हत्या पे हत्या करते रहे, बहुत सारे मामले थे, बच नहीं सकता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की साख पे, कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था की साख पे ऐसे माफियाओं के जिन्होंने क्राइम कर रखा है, बदला लेने के लिए जो लोग इस तरीके का कार्य करते हैं, उस पर बट्टा लगता है इस साख। लेकिन वो लोग भी बचे नहीं, जिन्होंने अतीक की हत्या की, क्या वो बाहर आ गए? क्या वो भी जेल में है? उनके खिलाफ भी लेकिन कार्रवाई हो इसका रही है। खुलासा नहीं आज हो कल पाया उनको कि उम्र उनके कैद पास होगी, इतनी फांसी महंगी होगी। रिवॉल्वर कहां से आई। बहुत सारे सवाल हैं। शाइस्ता परवीन को देखिए आपकी पुलिस ढूंढ नहीं पाई, अफशान अंसारी का कोई आज अपडेट जो नहीं मिल मुद्दा पा रहा है, है, बहुत से देखिए सवाल है केसी जैन जी। जब सवाल पूछने पर आएगी जनता तो शायद देखिए आपके इसके पास लिए जवाब सवाल, नहीं होगा। आप इसके जिस इसके लिए पुलिस की इन सवालों का पीठ जवाब थपथपा देने रहे के लिए हैं ना, मैं नहीं वो बैठा हूं। पुलिस अभी तक ये तमाम नहीं, सवाल है देखिए जिसमें घिरी हुई है। ये कोई सवाल ही नहीं है। ये सवाल तो न्यायिक प्रक्रिया जांच के जो लोग हैं आप उनसे पूछिए। जांच एजेंसी ने पूरी जांच की है, पूरी जांच कोर्ट में दाखिल की है, निकलवाइए उसमें सीडी पूरी चार्जशीट में किसने क्या किया सारा डिटेल है उसमें। इसका जवाब देने के लिए मैं थोड़ा बैठा हूँ। इसके लिए जब इसका न्यायिक जवाब प्रक्रिया शुरू वही हो तो गई, मैं कह रही हूँ, एक आप जांच अपनी शुरू हो गई, पुलिस की पीठ जांच में थपथपा सारी रहे हैं, चीजें कानून देखिए, व्यवस्था मेरी बात समझिए। कायम होने नहीं। मैं केसी जैन जी अगर एक सेकंड, कोई- ये सवाल जनता के और अगर जनता जानना सुन चाह लीजिए, रही है सुन कि लीजिए, आप पीठ थपथपा रहे सुन हैं लीजिए, लेकिन शाइस्ता अगर परवीन कोई कहाँ है, राजनीतिक सवाल अफशान है, अंसारी कहाँ है? सुनिए, अगर कोई राजनीतिक सवाल है उसका जवाब राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया और जांच में क्या हुआ, तो फिर अब आप कानून कहिए व्यवस्था पर केजरीवाल भी की जांच पीठ में क्या थपथपाने गया, का हक आप खो अब देते आप हैं कहिए केसी कि जैन वो जी। जब आप अब सत्ता आप में हैं कहिए तो कि आपसे सवाल होंगे। सत्येंद्र अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, आप कहिए संजय सिंह अभी तक बाहर क्यों नहीं है, उनको फर्जी आपने बंद कर रखा है, तो आप न्यायालय से पूछे क्यों जमानत उनकी नहीं हुई भाई। न्यायालय के सामने तो जो पक्ष और विपक्ष अपनी सारी बात रख रहा है, वहां पे तो न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ना। वो तो न्यायपालिका बताएगा जमानत क्यों नहीं हुई, और जब जमानत कोई खारिज होती है न्यायपालिका उस पर पूरा डिटेल करती किन आधारों पे जो है जमानत खारिज की गई है। अब आप सवाल करिए कि संजय सिंह बाहर क्यों नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी के, आपने फर्जी बंद कर रखा है, तो इसका जवाब न्यायपालिका दे रही है ना। जिन्होंने जमानत डाली वो बता रहे हैं कि क्यों जमानत खैर, खारिज। संजय सिंह से इसका मेरा जवाब भी कोई फिलहाल प्रवक्ता कोई थोड़ा लेना देगा। देना नहीं है, मुद्दे पर रहते हैं। लेकिन देखिए सुनील त्रिपाठी जी, केसी जैन जी कह रहे हैं कि 2 बार तो उसको सजा हुई उम्र कैद की, लेकिन एक सच ये भी है ना कि वो 2005 से लगातार जेल के अंदर से अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, अपने पत्नी के जरिए, अफशान अंसारी के जरिए वो साम्राज्य बढ़ा रहा था। और केसी जैन जी कह रहे हैं कि जब उम्र कैद हो चुकी है तो कोई कुछ करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए मुस्कान जी, मैं काफी दिन से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग किया भी हूँ जी। जेलों में जब छापा पर, जब मोबाइल नहीं थे, इन्हीं के लोगों पास में थे, तो जेलों में छापा पड़ता था, मोबाइल, मादक पदार्थ बरामद होते थे। तो ऐसा नहीं कि जेलों के अंदर बैठ के लोग अपना कुकृत्य नहीं करेंगे। माफिया सबसे सेफ जगह जेल समझता है और वही संचालन करता है अपने नेटवर्क का।
मुझे सूत्रों द्वारा कई बार ऐसा ज्ञात हुआ कि जो छोटे छोटे अपराधी जेल पहुंचते हैं, उनकी बेल कराने की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बड़े बड़े माफिया जेल से ले लेते हैं और उसके बाद उनको आपराधिक घटनाओं के लिए बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो सेफ है। मेन बॉस सेफ रहता है जेल में, उसके ऊपर मुकदमा भी नहीं हो सकता है, वो तो जेल में है। और सारे कृत्य करते रहते हैं लोग। जैसे लखनऊ में एक जेलर की हत्या हुई थी, आर के तिवारी की, चर्चा में यही रहा, मीडिया में चर्चा रही कि जेल से ही उनकी हत्या कराई गई। तो ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं। ऐसा नहीं कि जेल जाने के बाद आदमी अपना कार्य छोड़ देता है। बबलू श्रीवास्तव जी को देख लीजिए, आज भी गैंग उनका सक्रिय है। तो जो अपराधी हैं वो अपराधी सबसे सेफ जगह जेल में ही समझते हैं। और रही मुख्तार अंसारी जी की बात, तो देखिए सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। अब विपक्ष यही मांग कर रहा था। अब जांच रिपोर्ट जो भी आती है, हालांकि उनका परिवार इस बात पे भी, मैंने उनके बड़े भाई का बयान देखा है, कह रहे हैं कि जांच से क्या, ऊपर वाले को वहां न्याय होगा। तो देखिए मुस्कान जी, चाहे अपराधी हो, चाहे शरीफ हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, एक दिन सबको ऊपर वाले की अदालत में हाजिर होना पड़ता है। जब समय खत्म होता है, कोई कारण बन जाता है, चाहे वो अतीक का हो, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, चाहे किसी और का भी हो। जब तक इस धरती पे समय दिया ऊपर वाले ने, तब तक कोई हिला नहीं सकता है। और जब समय आ जाता है या पाप घड़ा भर जाता है, तो व्यक्ति स्वयं को इनकी शिकार हो जाता है। लेकिन देखिए सुनील जी, जैसे माफियाओं की लगातार हम देख रहे हैं कि कभी एनकाउंटर हो रहा है, कभी पुलिस की अभिरक्षा में उनकी मौत हो रही है, लेकिन हर एक जो दल है वो इन माफियाओं के प्रति आखिर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखा रहा है? चाहे समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो अतीक अशरफ हत्याकांड में भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला था, और अभी भी जो मुख्तार अंसारी की मौत पर ट्वीट आ रहे हैं, विपक्षी दल ये भूल गए हैं कि रंगदारी, हत्या जैसे तमाम कई बड़े आरोप लगे हैं, और इनको जी कहना क्या वाकई ये न्याय संगत होगा? मुस्कान जी, एक सेकंड में आपको और लूंगा जी। अपराधियों की सबसे ज्यादा सफेद पोशी समाजवादी पार्टी में हुई जी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जब आए, आप उठा के देख लीजिए उनके चुनाव में कितने एमपी एमएलए अपराधी, टॉप 1 जो अपराधी थे वो थे। क्योंकि पहले कांग्रेस कार्यकाल में मैंने देखा है कि जो अपराधी थे वो नेताओं का संरक्षण करते थे। उसके बाद अपराधियों ने देखा कि हम स्वयं नेता बन जाए, हमें संरक्षण लेने की क्या जरूरत है। 90% जो नेताओं को संरक्षण दे रहे थे खादी को, वो स्वयं टिकट लेकर के और खादी पहन ली। ये उनके लिए सबसे अच्छी जगह हो गई और उसी में अपना वर्चस्व रुतबा कायम होता रहा। जी जी बिल्कुल ठीक है, रुतबा कायम होता रहा। केसी जैन जी, सुनील त्रिपाठी जी की बातों को तो सुन ही रहे होंगे कि गैंगस्टर को लगता है कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सबसे सेफेस्ट अगर कोई जगह है तो वो है जेल, और वो जेल के अंदर से अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। देखिए आदरणीय सुनील जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और उनके बहुत सारे अनुभव हैं, व्यक्तिगत तमाम सारी जानकारी उनके पास है। और जो बात उन्होंने कही उसमें ऐसा नहीं है कि कोई वो हवाई बात, ये सारी चीजें दिखाई पड़ी हैं। और कई बार ये सारे जो बाहर जो माफिया पकड़े गए उन्होंने बताया भी कहाँ से क्या चीजें संचालित हुई। लेकिन जहाँ तक हर एक चीज को शक की दृष्टि से देखना, हर एक चीज को सरकार पे आरोप मढ़ देना और सारी की सारे विपक्ष के द्वारा एक माफिया की तरफ खड़े हो जाना, एक अपराधी की तरफ खड़े हो जाना, ये कहीं ना कहीं जो राजनीति में गंदगी व्याप्त हो गई है, ये स्पष्ट साफ दिखाई दी है। तो केवल और केवल माफिया तंत्र के बल पर, माफियाओं के बल पर जो लोग सरकार चलाना चाहे, जो लोग, जिन लोगों का जनता से कोई लेना देना है, जिन लोगों का सिर्फ मतलब जातिवाद, संप्रदायवाद और ये माफियावाद के आधार पर जो लोग राजनीति में कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके के रगल आरोप जरूर लगाते हैं कि सरकार के द्वारा प्रायोजित था, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। लेकिन जांच भी बैठ गई है, जांच के साथ साथ जो मेडिकल है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है और उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी हुई, सारी चीजें सामने है कि क्या कारण रहा। और हार्ट अटैक तो तमाम सारे लोगों को आता है, और जो व्यक्ति इस तरह लंबे समय से जेल में हो, साथ ही साथ जो व्रत रख रहा हो, रोजा रख रहा हो, वो जो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये चूंकि रोजा से थे और इनकी तबीयत पहले से इतनी खराब थी, आईसीयू से लौट करके वापस गए थे, उसके बाद में भी इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, उसकी वजह से इनको इस तरीके की प्रॉब्लम पैदा हुई। तो डॉक्टरों पे हमको भरोसा करना चाहिए, मेडिकल साइंस पे भरोसा करना चाहिए। और ऐसे मामलों में ना हम वहां पर है, ना आप वहां पर है,
ना उनके परिवार के लोग वहां पर हैं। तो ऐसे में जो मेडिकल साइंस है, जिससे किसी से कोई वास्ता नहीं, और डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर तो दुश्मन को ही बचाने का प्रयास करता है, उसको इस चीज की शपथ दी जाती है। अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक भी है, अगर कोई आतंकवादी भी मर रहा है, तो डॉक्टर का काम पहले उसको बचाना, बाकी न्यायिक प्रक्रिया का काम तो कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन, जस्टिस, वकील ये सब करेंगे। लेकिन डॉक्टर अपना काम करेगा कि कोई आतंकवादी भी है और उसको गोली लगी है, और वो लेकर के अगर पुलिस की टीम डॉक्टर के पहुंचती है तो डॉक्टर उसको बचाएगा। डॉक्टर ये नहीं पूछेगा है कौन, इसकी पहचान क्या है, ये किस देश से आया है, कैसे आप ले। डॉक्टर का काम है कि पुलिस भी लेके पहुंची है, उसको एडमिट करना, उसको बचाना। तो डॉक्टर पे तो भरोसा होना चाहिए। और उनकी तबीयत तो पहले भी कई बार खराब हो चुकी थी, उनका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था। ऐसे हालात के बाद में वो लगातार जिस तरीके से कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो इस तरीके की क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उसके लिए भी जांच बैठ गई है, जांच एजेंसी पूरी बैठा दी गई है। तो सब कुछ, पहली बात तो सब कुछ शीशे की तरह साफ है। फिर भी अगर किसी को कोई आशंका है, जांच में वो चीजें सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए सुनील त्रिपाठी जी, अगर हम एक बात और गौर करें कि 2023 में एक छोटा चुनाव होना था, निकाय चुनाव, जिसको लेके कहा जा रहा था कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, नतीजों में परिवर्तन होगा, लेकिन कोई खास परिवर्तन देखने को तब नहीं मिला था। भले ही सपा का वोट प्रतिशत बढ़ा हो, लेकिन ज्यादा पार्षद, ज्यादा सभासद बीजेपी के जीते हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले माफिया अतीक की मौत हो चुकी है, जैसा कि लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। क्या इस खबर के आने के बाद से लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर माफिया मुख्तार या इनके परिवार वालों का प्रभाव था, क्या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? 2024 के चुनाव को क्या ये प्रभावित कर सकता है? देखिए मुस्कान जी, जब मेन व्यक्ति समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे उसका वर्चस्व भी समाप्त होता है। बिल्कुल। कोई भी माफिया हो, मैं मुख्तार की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी माफिया हैं, अगर उनके टारगेट पर किसी परिवार का सदस्य भी आ गया तो उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। अभी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अच्छे वक्ता हैं, कि अब माफियाओं का न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई मजहब होता है। उनका मजहब केवल वर्चस्व और धन कमाना। इन दो रास्तों में, उनके वर्चस्व में, उनके धन कमाने में जो रोड़ा बनता है, आप उठा के इतिहास देख लीजिए, वो समाप्त कर दिया जाता है। तो मेरा अनुमान अपना है कि कोई इस पे असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अल्पसंख्यक खड़ा है, और खड़ा ना होता तो फुल फ्लेज सरकार 2 बार कैसे बन जाती। बिल्कुल। बहुत लोग समझ रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। जो हालात दुनिया चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, और भारत में चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जो भी हमारे भाई हैं, कोई उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं हो रहा है जैसे उन्हें लग रहा हो मेरे साथ ऐसा हो रहा। कोई सरकार की योजनाएं ऐसी आप बता दी जो है, जो हिंदुओं के लिए अलग हो, सिखों के लिए अलग हो, मुसलमानों के लिए अलग हो। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। विपक्ष भले ही तुष्टीकरण कर रहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुओं के लिए काम करें, हम मुसलमानों के लिए काम करें, सिखों के लिए काम करें। वो देश के हर नागरिक के लिए काम करें। इसलिए जो युवा वर्ग जागरूक है मुस्कान जी, वो किसी जाति धर्म का हो, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है, और 24 चुनाव में इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो अतीक के बाद मुख्तार का अब अंत हो चुका है। अतीक अशरफ हत्याकांड बीते 15 अप्रैल के तकरीबन देर रात को अंजाम दिया गया था। 3 शूटर्स की गिरफ्तारी की गई थी। पत्रकार के बेस में अतीक अशरफ हत्याकांड को अंजाम देने 3 शूटर्स पहुंचे थे, लेकिन अब माफिया मुख्तार अंसारी को जेल में हार्ट अटैक आया। लगातार अटकलें हैं कि उनको उल्टी होती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उन्हें हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब इस मुद्दे पर भी सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। क्या 24 के चुनाव में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत एक बड़ा मुद्दा बनेगी, या फिर सियासत दल जिस तरीके से जांच जारी है, जांच रिपोर्ट जो सामने आएगी उसके समर्थन में खड़े रहेंगे? ये तमाम आज के बड़े सवाल है। लेकिन किसी भी वक्त माफिया मुख्तार अंसारी के शव को लेकर बांदा से पुलिस निकल सकती है, और जल्द ही गाजीपुर भी पहुंच सकती है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के माता पिता के शवों को दफनाया गया है। वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और सुपुर्दे खाक देर रात तक किया भी जा सकता है, जिसको लेकर लगातार गाजीपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नजर है, और प्राइम टीवी के सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखें हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच